अब ये जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, इनका निजी जीवन कैसा है, 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं। यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसका नाम रूसो की ऑटोबायोग्राफी मैंने बार बार पढ़ी। वो उसमें लिखता है कि मेरी जिंदगी में 5 बच्चे हुए। इसको ध्यान से सुनना। रूसो माने आज से लगभग 200-225 साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनिधि। तो आज से 200 साल पहले का यूरोप कैसा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूसो कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 मैंने लावारिस छोड़ दिए, 1 को पाला, 1 को ही रखा घर में, 4 को छोड़ दिया। फिर आगे लिखता है कि 4 को छोड़ा कहां, तो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था। आप जरा सुनना इसको ध्यान से। मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया, तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ते उसको खा गए। पहला बच्चा। रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है। तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैप्टिज्म करने के लिए। चौथा हुआ, उसको भी घर के बाहर फेंक दिया, भेड़िया खा गया। 5वां कहता है मैंने मेरे साथ रखा है। और ये बात जब रूसो लिख रहा है, द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर, तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया, क्योंकि यूरोप में 2500 साल से यही परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? बच्चों को लावारिस छोड़ना। घर के बाहर बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ता खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई जानवर खा जाए। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया, कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया, तो लावारिस की तरह से पलने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो बाहर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? 2500 साल ये परंपरा यूरोप में चली। कारण क्या? बच्चों को लावारिस छोड़ना। तो रूसो कहता है कि बच्चे पति पत्नी के आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। पति पत्नी का आनंद माने शारीरिक आनंद, तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर अंत में वो कहता है कि ये शारीरिक आनंद की जो फिलॉसफी है वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु प्लेटो की है। और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का। तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली, बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेविनिज ने भी छोड़े, देकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, 4 शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं है, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। यूरोप की पुरानी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वर्णन है उसमें। ये कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट, मिशेल कॉन्वेंट, जीसस कॉन्वेंट, मैरी कॉन्वेंट, फलाना कॉन्वेंट, ये सब कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते ही नहीं। अब उनको तो कहीं ना कहीं रखना है।
या मर जाएं, जानवर खा जाएं तो ठीक ही है, अगर बच गए जानवरों से तो कुछ तो करना है, तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है या राजा व्यवस्था करता है। उस व्यवस्था की संस्था का नाम है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहां पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं। अब होता क्या है कि कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माँ बाप तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में एहसास कराना है, तो कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है तो नकली से ही काम चला। अब इस गहराई को जरा समझिए कि जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता, उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहां मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर होते हैं। अब भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए। अब वो गली गली, चौराहे चौराहे खुल गए हैं। यहां तो ऐसी विचित्र स्थिति है, बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ, दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, भगवान भला करे इन सब लोगों का, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल अभी बंबई में खुल गया, बेंगलोर में खुल गया और जैन लोगों ने खोला महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बजरंगबली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? संतोषी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है? बिना सोचे, बिना अकल हम ये जो करते हैं ना। अब कॉन्वेंट वहां तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं, तो कोई तो संस्था चाहिए, तो उसके लिए कॉन्वेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं? जरा ढूंढिए, कोटा में कितने हैं? गलती से अगर किसी बच्चे के माँ बाप का देहांत हो जाए कम उम्र में, तो उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए। यहां तो कोई अनाथ होता नहीं, यहां तो कोई लावारिस होता नहीं। और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं है वहां कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? परिणाम अब जानते हैं क्या हो रहा है? हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये फादर है, ये मदर है, एक घर में है असली, दूसरा है नकली। और भारतीय परंपरा पता है क्या है? हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। भगवान राम ने जिंदगी भर अपनी 3 माताओं को माना, एक तो जन्म देने वाली कौशल्या माता, बाकी केकई और सुमित्रा को भी मां के समान ही माना। इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं, हर जगह 2 माताएं 3 माताएं मिल जाएं, बाप किसी के 2 नहीं, क्योंकि 2 बाप हमारे यहां अच्छे नहीं माने जाते। माताएं हो सकती हैं, बाप अच्छे नहीं माने। एक ढाई माँ होती है, एक असली माँ होती है, बाप 2 नहीं होते। और अंग्रेजी में जिन बच्चों के 2 बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं। एक अंग्रेजी शब्द सुना है, BASTARD, बास्टर्ड माने जिस बच्चे के 2 या 2 से अधिक बाप, वो है बास्टर्ड। तो हमने अपने सब बच्चों को भेज दिया है कॉन्वेंट में बास्टर्ड होने के लिए, और बड़े गर्व से कह रहे हैं देखो मेरा बेटा फलाने कॉन्वेंट में, मेरी बेटी ढिमाके कॉन्वेंट में, मैं बड़ा अच्छा हूं। बास्टर्ड बना रहे हैं अपने बच्चों को। अच्छे क्या है? अगर सोच समझ के अकल के साथ ये किया होता कि यूरोप में तो कॉन्वेंट इसलिए चलते हैं कि बच्चे लावारिस हैं, यहां तो कोई लावारिस नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं। ये है भारत और यूरोप का खिचड़ी हो जाना। ना तो हम भारतीय रह पाए, ना अंग्रेज बन पाए, खिचड़ी हो गए। यूरोप के परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है। एक बात
और दूसरी बात एक और जिससे भी ज्यादा गंभीर है कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं ये पता करना एकदम मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो 2 के पास, 3 के पास, 5 के पास, 10 के पास, 20 के पास, 50 के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है। ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनिट्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है। इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है। इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना। 2 दिन एक के साथ रहना, 3 दिन दूसरे के साथ, 5 दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, 2 महीने पांचवें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है। तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना, कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती है फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती है फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना। परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी माँ ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई माँ ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये 1-2 साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है। और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा। आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, धर्म पत्नी और पति बनके नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी नहीं, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की नहीं। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता ये है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें, तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा।
और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही है। फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश की। बीच बीच में उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है, गलत है, इसमें कुछ लिमिटेशंस करो, नियम बांधो, परिवार बनाओ, शादियां करो, शादियों के साथ रहो। ऐसे कुछ लोग आते रहे, लेकिन उनको जिंदा नहीं रहने दिया समाज ने। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1600 साल पहले यूरोप में पैदा हुए। उनका नाम था वैलेंटाइन। और ये कहानी है 478 एडी। एडी माने ईसा की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। आज से लगभग 1300 साढ़े 1300 साल पहले की कहानी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया, जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है, इनमें से ये खराबी, तो इनको ठीक करो। एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो। ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो, तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहां से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते? ये ईस्ट माने भारत। आज से 1600 साल पहले, 1700 साल पहले का भारत, पूरा ईस्ट लगभग वही था। चीन में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म। इंडोनेशिया, मलेशिया में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म। जितनी दूर तक नजर जाती है ईस्ट और फार ईस्ट में, सब जगह भारत और भारती था। ये बाउंड्री तो अभी बनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है। उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो। तो कुछ लोग मानते थे। तो वो वैलेंटाइन पता है क्या करते थे? चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे। चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे, और एक दो नहीं, उन्होंने सैकड़ों शादियां कराई। जिस समय ये वैलेंटाइन हुए, उस समय रोम में एक राजा था, उसका नाम था क्लॉडियस। बड़ा राजा था, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन, हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है। हम बिना शादी करके रहने वाले लोग, मौज मजे में डूबने वाले लोग, और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है। तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो गया वैलेंटाइन को पूछा, तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो, हमको ये मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था? कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई। माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई, तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी, उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती, और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं। वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो। और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले, छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं। हाँ,
और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना, उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ, इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे, और वो एक को नहीं 10-10 को भेज देते हैं, 20-20 को भेज देते हैं, 25-25 को, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बंबई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया, तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के, उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आए हैं, लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन। लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां, वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या है। बिना सोचे बिना समझे ये जो हम लेते हैं ना, ये ऐसा नाश करता है। तो यूरोप की तकलीफ है, वहां शादियां नहीं होती हैं। शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ऐसा है यूरोप। थोड़ा आगे चलें, बहुत इंटरेस्टिंग बात। यूरोप में जो प्लेटो है ना, उसकी रिपब्लिक पुस्तक में बार बार वो ये कहता है कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री, उसमें आत्मा नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना आप उसको। स्त्री में आत्मा नहीं होती, पुरुष में ही आत्मा होती। तो स्त्री क्या है? तो प्लेटो कहता है कि जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, फैन है, वैसे स्त्री वस्तु जैसी है। जब चाहो फेंक दो, जब चाहो उठा लो, उसमें आत्मा नहीं होती। वही प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, तो उसका भेद नहीं कर सकती। इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी स्त्री की बात को ना सुने। तो यूरोप में कानून बना कि कोई भी मुकदमे में स्त्री की गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कानून बना यूरोप में, और ये कानून 1950 तक लागू रहा। आज से मात्र 60 साल पहले तक या 55 साल पहले तक ये पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, सब देशों में ये कानून कि स्त्री की गवाही अदालत में स्वीकार नहीं होगी। 1950 में आके इस पे बवाल हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना स्त्री में आत्मा नहीं है। तो स्त्री में आत्मा नहीं है तो फिर यहां से बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो स्त्री संपत्ति की अधिकारी नहीं है, स्त्री फैसले लेने की अधिकारी नहीं है, स्त्री घर में वस्तु के जैसी है, सजावट के लिए रखो, जब खराब लगे तो बदल दो। माने खरीद बेच की वस्तु है, बदलने की वस्तु है। और 1950 तक तो यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। 1950 तक ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना, ANZ, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन सभी बैंकों में अप टू 1950s कोई महिला का अकाउंट नहीं था, सब पुरुष के अकाउंट। महिला अकाउंट खोल नहीं सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों? उसको आत्मा नहीं है, तो समझ नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, तो सत्य असत्य का विवेक नहीं है। ये उनकी मान्यता। तो न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में स्त्री हमेशा वहां नीचे नीचे और नीचे रही। और स्त्रियों पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी आप सुने कहानी तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकल आए। इंग्लैंड में 2500 साल स्त्रियों के लिए एक परंपरा बनी है। वो परंपरा क्या है कि अगर किसी स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो वो किसी काम की नहीं है। अब उसको क्या करो, लाठियों से पीट के या तो मार डालो या उसका मर्डर कर दो, नहीं तो वो विच हो जाएगी। विच समझते? डायन, WITCH, विच माने डायन। नहीं तो वो डायन बनेगी और समाज को खराब करेगी। तो जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया, या तो पत्नी के रूप में, या रखेल के रूप में जिसको कैप्ट कहते हैं, या कॉल गर्ल के रूप में, या वैश्याओं के रूप में, उन सब स्त्रियों को जलाकर मार डाला। आप सोच सकते हैं, एक दो नहीं, लाखों को।
और यूरोप की इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कितने स्त्रियों को किस देश ने जलाया, किस साल में। इंग्लैंड में कितनी जलाई गई, स्कॉटलैंड में कितनी जलाई गई, न्यू साउथ वेल्स में कितनी जलाई गई, फ्रांस में कितनी जली, बेल्जियम में कितनी, जर्मनी में कितनी। फिर इन सब स्त्रियों ने इकट्ठा होके एक अभियान शुरू किया और उसका नाम है वीमेन्स लिबरलाइजेशन, स्त्री मुक्ति। फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका हुई, उसका नाम था सिमोन द बोवार। बहुत बड़ी लेखिका है, फिलोसोफर है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जियां पाल सार्त्र, जो रूसों के समकक्ष माना जाता है। तो जियां पाल सार्त्र की शिष्या थी सिमोन द बोवार। उसने एक अभियान शुरू किया फ्रांस से, जो धीरे धीरे सब यूरोप के देशों में फैला कि स्त्रियों को अधिकार दो, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दो, संपत्ति का अधिकार दो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो देश अपनों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जनक कहते हैं ना, उन देशों में 1400 साल स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो सत्य असत्य को समझती नहीं। 1400 साल वोट नहीं देने दिया उन्हें। तो सिमोन द बोवार ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, इनको बराबरी मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर इनको माना जाना चाहिए। और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चला, जिसमें काफी स्त्रियां मारी गई, उनको पीटा गया, अत्याचार हुए। अंत में जाकर थोड़ा सफल हुआ जब कुछ देशों ने स्त्रियों को वोट अधिकार दिया, कुछ देशों ने बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दिया, कुछ देशों ने उनको आगे आगे पुरुष के बराबर माना। अदालत ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, ये भी गवाही दे सकती है, वरना तो। और थोड़े दिन तक कुछ देशों में पता है क्या चला, अदालतें क्या करती थी, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। हाँ, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। और जो पुरुष ये कह दे कि ये स्त्री बदचलन है, तो उस स्त्री की कोई गवाही स्वीकार नहीं। ऐसी स्थिति। तो परिणाम क्या हुए, इन देशों ने पिछले 50 साल में कानून बनाए, कानून बनाकर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। और वो सुधरते सुधरते थोड़ी बहुत आई है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं आई है। आपको मालूम है, अमेरिका में स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। आपको मालूम है ये बात? आज भी नहीं हो सकती। 21वीं शताब्दी में अमेरिका जा रहा है, वहां कोई स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। और अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास उठा लीजिए, एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। अमेरिका में कितना ही लंपट पुरुष हो, राष्ट्रपति हो सकता। लंपटों का सरदार, चैंपियन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक सद्गुणी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये है असलियत यूरोप और अमेरिका। अब हमारे यहां क्या हुआ कि उनके यहां तो ये समस्या थी, हमने उसको नकल किया। और नकल करके क्या कर दिया, हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, और जोरदार। और वो स्त्री मुक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं इस देश में, जिनसे मैं मिल चुका हूं। मैं उनसे पूछता हूं, स्त्री मुक्ति क्या है? सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष पीता है ना, हम भी पिएंगे, स्त्री मुक्ति। शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना स्त्री मुक्ति। हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश में, बिना सोचे बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड़ मगज। हम स्त्री मुक्ति में लगे हुए हैं। उनको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पहना रहे हैं, जीन्स पहना रहे हैं, टॉपलेस शर्ट पहना रहे हैं। और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना, क्योंकि स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष रहता है ना, ऐसे रहना, स्त्री मुक्ति। मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये कर रहे हैं।
और बहुत संस्थाएं इस देश में बनी हैं स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने की। वहां स्त्री मुक्ति क्यों है, यहां क्या है? आप जरा बताओ, भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी स्त्री को समाज में वोट डालने का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया? कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में? यहां तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आपको मालूम है भारत में, ये मुझे एक दिन पता चला, अब तक मुझे नहीं मालूम। एक दिन मैं दक्षिण भारत के केरल के एक मंदिर में गया पूजा करने, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। वो पुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था। मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचय दिया था, उस परिचय में ये कहा गया कि ये राजीव दीक्षित अविवाहित हैं, माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? आप सुनिए उस पंडित की बात। उसने कहा, आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों? कि आपकी धर्मपत्नी नहीं है। मैंने पूछा, ये धर्मपत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धर्मपत्नी के आने के बाद ही आती है, उसके पहले नहीं आती। उसके पहले उसमें लंपटता रहती है, पवित्रता नहीं। और इतनी गहरी बात उस पुजारी ने मुझे कह दिया। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष जाने के लिए, और वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो वो जब शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए स्त्री को देखेंगे तो स्त्री उनको कैसी दिखेगी? भोग वस्तु जैसी। और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बनाएंगे तो हमको स्त्री कैसे दिखेगी? देवी के जैसी। इस देश में बहुत सारे पति पत्नियों को मैंने पूछा है कि जिंदगी के कुछ 2, 4, 5 मिनट को छोड़कर आपको अपनी पत्नी कैसी दिखती है? तो कहते हैं बहन के जैसी, माँ के जैसी, चाची के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, यही दिखाई देती है। यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री ये भी हो सकती है, बहन के जैसी, माँ के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, चाची के जैसी है नहीं, क्योंकि वहां तो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है। अब वो जो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहां जितना भी कॉमर्शियलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएंगे। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड। तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों? क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना है, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना है। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती हैं ना, शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते हैं। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता है। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का 1 किलो का होता है, इतना वजन का होता है। 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं। 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं, बाहर चले जाओ ना बात करने के लिए। इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के, वेश्याओं के। मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए फोन पर संपर्क करिए। यूरोप के अखबार हो या अमेरिका के।
और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है। डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन, हाँ नेशनल न्यूज। डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है। अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहां के जो टेलीविजन चैनल हैं, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमने उनके टीवी चैनलों के सीरियल की नकल करनी शुरू कर दी, हमने उनकी मैगजीन की नकल करनी शुरू कर दी, उनके अखबारों की नकल करनी शुरू कर दी। तो इस देश में भी सीरियल बनने लगे। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सभी सीरियल का एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष 3 स्त्रियों को फंसाना चाहता है, कोई स्त्री 10 पुरुषों को फंसाना चाहती है। जो यूरोप और अमेरिका का कचरा है वो हमारे टीवी सीरियलों में घुस गया और ये रोज दिखाया जा रहा है। हम बड़े प्रेम और शांति से देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा, थोड़े दिन में आपके घर में यही होने लगेगा, ऐसे ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, इसलिए होने लगेगा कि मैं बचपन की एक कहानी याद है। मुझे माताजी मंदिर लेके जाती थी, तो मैं कहता था रोज रोज एक ही मंदिर में आना और वही भगवान का दर्शन करना, इसमें क्या रखा है। तो मेरी माताजी कहती थी कि देख, बार बार दर्शन करने से ईश्वर के जो गुण हैं वो अपने अंदर आने लगते हैं, इसलिए एक ही मंदिर में जाना, बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है। अब ये बात मैं कभी भूलता नहीं। अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं, तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे तो तर्क चल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं है, तो यहां क्या खराबी है। और जब ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा इस देश में, सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं, तो टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। यहां व्यवस्थित परिवार है, ये टूट गया तो सब टूट जाएगा। और हमारे यहां आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में। तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा, तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा, हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली हैं। फिर हम कितने ही कानून बना लें, वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्याघर। तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दी है। तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था। जैसे रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं, रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया जहां शुरू होता है वहां एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे, सावधान। क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहां लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है, तो वहां एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन।
इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से, बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्याघरों में जाते हों और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायको, हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता कैसे करते हैं? वो कहते हो राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल। भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता। हमको धर्मशाला की जरूरत है, तो हमारे यहाँ हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100 हो सकती है। उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में, 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना, सेक्स रिलेशन। कहीं भी किसी के साथ जाओ, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है और घर आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको। यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के ही घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है, वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। फ्लैट में आपको रहना है, किराए के घर में रहना है, तो मालिक जो है वो तो बंगलों में रहेगा और अपने किराएदार को फ्लैट में रखेगा। तो मालिक की मान्यता ये है कि किराएदार तो नीचा है, तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलों में, तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, बंगलो बड़े बनाए जाते हैं। कोई भी फ्लैट में ओपन स्पेस नहीं होता और बहुत छोटे एरिया में होता है। अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं, रहने वाले उसमें ज्यादा हैं, पर स्क्वायर फीट एरिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यूरोप में ही हैं। अगर भारत का पर स्क्वायर फीट एरिया आप निकाले ना, 1 स्क्वायर फीट में भारत में इतने लोग रहते हैं, तो लंदन में उससे 10 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। कारण समझते हैं? यूरोप के पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने के लिए जमीन ही नहीं है। इतने छोटे छोटे से देश हैं, जितना हमारा एक जिला कोटा और बूंदी को इकट्ठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है। हाँ, और कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर को इकट्ठा कर दो तो जर्मनी के बराबर। यूरोप में मैं कभी भी गया तो 2-2.5 घंटे की कार ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में घुस जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की कार ड्राइव में 2 देश पार करके तीसरे में पहुंच जाते हैं, और यहां 6 घंटे में एक जिला पार नहीं होता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पर स्क्वायर फीट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग हैं और पर स्क्वायर फीट एरिया में वहां सबसे ज्यादा हैं, तो एक फ्लैट में ज्यादा लोग वहां रहते हैं। अब उनको कुछ ऐसे संबंध रखने हैं जिनको आपकी भाषा में इलिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। और 10-10 हजार रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है, सैटरडे पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, तो 3 दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते हैं, घर में कोई नहीं रहता। ये है उनके होटल की हैसियत। तो वो होटल बनाते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो 10,000 कमरे का होटल बना लिया, 20,000, वो मजबूरी है उनकी। नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा उनका, सिजोफ्रेनिया से मर जाएंगे सबके सब, इसलिए होटल बनाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो धर्मशाला बनाते हैं। उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं।
तो हम जब उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो थोड़े ध्यान से करें। कुछ हिंदुस्तानी जो अमेरिका यूरोप में रहने लगे कहने लगे यार क्या बात है अमेरिका की, सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, 7 मंजिली सड़क, 8 मंजिली सड़क। वो उनकी समस्या है, क्योंकि जमीन पे सड़क बन नहीं सकती, एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, तो एक के ऊपर एक बनानी पड़ती है। उन्होंने कोई वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। यूरोप की कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के लिए वो ये सब करते हैं, उनसे कुछ छुटकारा मिले, निपटारा मिले, इसलिए उनके यहाँ ये सब होता है। हमारे यहाँ इस तरह की मुश्किलें नहीं है, इसलिए हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिए, किसी भी सभ्यता में कोई भी चीज आती है तो जरूरत के हिसाब से आती है। हमें किसी चीज की जरूरत है, हम वो करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। जैसे कोई लोग इन कंपैरिजन करते हैं यूरोप और अमेरिका, वो कहते हैं यार उन्होंने जेट हवाई जहाज बना लिया, हमने तो बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी की जरूरत है इसलिए हम बैलगाड़ी रखते हैं, उनको जेट हवाई जहाज की जरूरत है इसलिए जेट हवाई जहाज है। पता है उनके यहाँ जेट हवाई जहाज क्यों है? उनकी फिलॉसफी है। उनकी फिलॉसफी ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है। यूरोप की जो फिलॉसफी है ना, उसमें पुनर्जन्म नहीं है, कोई भी पुनर्जन्म नहीं। और आप जानते हैं ना, भारतीयता को छोड़कर दुनिया के किसी भी दर्शन में पुनर्जन्म नहीं है। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ईसाईयत में पुनर्जन्म नहीं है, कुरान हदीस में पुनर्जन्म नहीं है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म सिर्फ इस देश में है, और एक बार नहीं, बार 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 बार। उनके यहाँ एक ही बार है जन्म। तो वो बोलते क्या है वहां के फिलोसोफर कि जन्म एक ही बार मिला है, तो जितना मजा करना है यही करो, अगली बार तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी मजा करो, तो हर चीज जल्दी जल्दी करो, तो जेट हवाई जहाज लाओ, तो ये लाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि जन्म एक ही है। भारत में बार बार जन्म। मैंने एक बार एक किसान को पूछा कि आप तो बैलगाड़ी से चलते हैं, बहुत देर लगती है, तो उनका हाँ लगती है, तो क्या? मैंने कहा आपको देर लगती है तो माल देर में आपका पहुंचता है बाजार में। तो उन्होंने कहा तो क्या? तो इससे पैसा कम आता है। तो उसने कहा तो क्या? तो मैंने कहा आपको मजा करने के लिए टीवी फ्रिज घर में नहीं आता क्योंकि पैसा कम है, तो उससे क्या? तो मैंने कहा उसमें बहुत मजा आता है, टीवी देखो, सिनेमा देखो। तो उसने कहा मजा तो मुझे बैलगाड़ी में बैठने में भी आता है। अब तो कहानी खत्म सारी। वो ये कहता है कि जब मैं बैलगाड़ी में चलता हूं तो बैल के गले की जो घंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की बंसरी बज रही है, मैं सुनते हुए आराम से जाता हूं, और मुझे कुछ पड़ी नहीं है। जो करना है इस जन्म में, बच गया तो अगले जन्म में, उसका बच गया तो अगले जन्म में। बार बार में बैठेंगे उसके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, वो हो गए उसके सब मिनिस्टर, और अंत में डाइनिंग टेबल से दूर रहेंगे उसके नौकर चाकर, वो हो गई प्रजा। ये है डेमोक्रेसी। राजा है ना, राजा, वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि डाइनिंग टेबल का सेंट्रल पॉइंट वो है। अब यूरोप में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकते। आपको ये बात पचेगी, हजम होगी कि कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता? वो वहां का नियम है। बाप खाना खाएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर बच जाएगा तो बेटे खाएंगे, और अंत में बचेगा तो नौकर चाकर, और सबसे अंत में उसकी पत्नी खाएगी। ऐसी है उनकी व्यवस्था। बाप के साथ बच्चे खाना नहीं खाते। कभी कभी साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब बच्चों को अपने बाप के साथ बैठकर खाने का अधिकार है, और वो दिन है क्रिसमस। उस दिन वो अपने बाप के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, बाकी किसी दिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की हैसियत परिवार में नीची। बच्चों को तो मैंने कहा लावारिस छोड़ना है, और माँ तो माँ है नहीं, वो तो एक रखेल जैसी है, वैश्या जैसी है, इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है। तो बच्चे और माँ की हैसियत खराब है, जो भी है वो बाप की है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बच्चे का पैदा होना या ना होना ये बाप की इच्छा पर निर्भर है। यूरोप में माँ की कोई इच्छा नहीं, उसको जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा बाप तय करेगा।
और यूरोप में 2500 साल ये परंपरा रही है कि बच्चा पैदा होते ही बाप पहले उठाएगा, जो माँ ने उठा लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा, कुत्ते खा जाए, भेड़िया खा जाए। और माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, यूरोप में नर्स दूध पिलाती, माँ नहीं पिला सकती, तो नर्सों के दूध पर बच्चे पलते हैं वहां। इसलिए यूरोप में नर्सों की मांग सबसे ज्यादा है। आप कभी कभी अखबार में सुनते हैं ना, इंग्लैंड में भारतीय नर्सों की इतनी मांग है, अमेरिका में इतनी मांग है। क्यों? नर्सिंग करना है। नर्सिंग माने बच्चों को दूध पिलाना, मां नहीं पिलाएगी, नर्स पिलाएगी। ये उनकी मान्यता है। और इस मान्यता से जब आगे बढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती, बच्चे साथ नहीं रहते और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ, तो ऐसी ही उनकी स्टेट है, राज्य की व्यवस्था है, और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी वहां 700-800 साल से चल रही है। इसमें क्या होता है, बाप ने जो बोल दिया वो कानून, बाप ने जो बोल दिया वो नियम, राजा ने जो बोल दिया वो कानून, राजा ने जो बोल दिया वो नियम। हमारे यहां क्या होता है, शास्त्रों ने बोला वो कानून, शास्त्रों ने बोला वो नियम, शास्त्र की मानना है, मां बाप की नहीं। और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु, गुरु ने जो बोला नियम, गुरु ने बोला वो कानून, उनके यहां नहीं। तो वहां क्या होता है, राजा सब कुछ तय करता है, प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं है। राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी, प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उनकी मान्यता है। अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं। यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए, सबने अपने अपने कानून बनाए और उनमें काफी झगड़े हुए। वो राजा बदलते थे, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था। अब हमने भी क्या किया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया। यहां भी क्या हो रहा है, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं। एक सरकार एक कानून बनाती है, दूसरी कहती है ये बेकार है, इसका बदल दो, दूसरा लाओ। हमारे यहां जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था, जो कानून में माना जाता था, वो सब हट गया। अब सीपीसी, आईपीसी, आरपीसी, सीआरपीसी, सरकार बदलती रहे, हम उसके हिसाब से चलते रहे। और वहां सरकार कौन चलाता है, राजा। राजा कहां से आएगा, जो परंपरा से है, उसका बाप राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा। अब भारत में क्या हो रहा है, अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री। हो रहा है कि नहीं। अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद, ये तो आने ही वाला है, क्योंकि यूरोप की नकल की हमने। कानून वहां के कैसे, एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है आज का नहीं, अरिस्टोटल के जमाने का। अरिस्टोटल का एक चेला था, उसके खिलाफ एक मुकदमा आया। मुकदमा आया, चेले का नाम था डेमोस्थनीज। अरिस्टोटल का एक चेला, एक शिष्य, उसका नाम था डेमोस्थनीज। तो उसके खिलाफ एक मुकदमा आया राजा के दरबार में। मुकदमा यह था कि उसने अपने पड़ोसी का धन और संपत्ति लूट लिया, डेमोस्थनीज ने। डेमोस्थनीज ताकतवर था, उसका पड़ोसी कमजोर था। कहानी है रोम की। तो लूट लिया उसने। अब लूट लिया तो राजा के सामने मुकदमा आया। जो उसका पड़ोसी था उसका नाम था एशुनियस। तो राजा के सामने मुकदमा चल रहा है और डेमोस्थनीज कह रहा है कि मैंने एशुनियस का धन संपत्ति लूट लिया है और मैंने ठीक किया है। तो एशुनियस को कहा गया, भाई तुमको क्या कहना है अपने बचाव में। तो एशुनियस कह रहा है, मैं गरीब हूं महाराज, मेरे पास धन पहले से ही बहुत कम है, मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, आप मेरा धन वापस दिलवा दो तो मेरा कुछ काम हो जाए। तो डेमोस्थनीज क्या कहता है दरबार में, वो कह रहा है कि मेरी कीमत, डेमोस्थनीज कह रहा है मेरी कीमत एशुनियस से अधिक है, क्योंकि मैं अरस्तु का चेला हूं, अरस्तु का शिष्य हूं, तो इसलिए मेरी कीमत अधिक है। और मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। ध्यान से सुनना, मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है।
और मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है। अच्छा परिवार माने मेरी मां अपने बाप की पत्नी थी, रखेल नहीं थी, कैप्ट नहीं थी, वो पत्नी थी, उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं और भी ज्यादा महान हूं। अब मैं महान हूं, मेरी शिक्षा भी अच्छी हुई है और मैंने कभी जिंदगी में कोई श्रम कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं महानता के चरम पर हूं। आपको एक छोटी घटना सुनाता हूं। प्लेटो कहता था कि जो हाथ से श्रम करते हैं वो सबसे घटिया लोग हैं और सबसे ऊंचे लोग वो हैं जो कोई श्रम नहीं करते। भारत में इसका उल्टा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना मेहनत के जो खाता है वो पाप की कमाई है, इसलिए मेहनत किए कुछ मत खाओ। यूरोप में प्लेटो कहता है मेहनत करो ही मत, बिना मेहनत के खाओ। वो कहता है कि मैं अरस्तु का चेला हूं। अरस्तु प्लेटो का चेला था और प्लेटो कहता था कि श्रम मत करो। मैंने आज तक कोई श्रम नहीं किया है, इसलिए इस मुकदमे का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। तर्क सुनो उसके। और न्यायाधीश ने, जो राजा था, डेमोस्थनीस के पक्ष में फैसला दे दिया। और ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास 1500 मुकदमों के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो एक मैंने सुना है। अब राजा कहता है कि मैंने न्याय किया। क्या किया? एक महान व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, पैसे से बड़ा, जिसने कभी श्रम कार्य नहीं किया, उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति को लूट लिया, तो उसने ठीक किया क्योंकि वो महान है और मैंने उसके पक्ष में फैसला दिया, तो अच्छा ही किया। ये है न्याय और इस पर टिका हुआ है प्लेटो का सारा पुस्तक लॉज, LAWS। उससे निकली है उनकी व्यवस्था, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरे प्रोसीजर कोड कहते हैं। वो सब की सब हमने बिना अकल लगाए ले लिया है। अब कैसे न्याय मिले इस देश में? आप देखो भारत में जहां CPC, CRPC, IPC चलता है ना, वहां पैसे वालों को ही न्याय मिलता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है कि क्या कारण है भारत की आजादी के 50 साल में गरीबों को ही फांसी हो रही है, किसी अमीर को फांसी नहीं हुई, जबकि उन्होंने क्राइम गरीबों से ज्यादा किए। तो चीफ जस्टिस के पास जवाब नहीं है डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस पत्र का। मेरे पास जवाब है, क्योंकि हमने कानून और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों से ली है, उनसे नकल की है, तो उनके यहाँ न्याय तो पैसे वाले को ही मिलता है, ताकतवर को ही मिलता है, गरीब को न्याय लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो ऐसी पूरी व्यवस्था उनकी, उसकी हम नकल करके अपने देश में सोचें कि सुख शांति आएगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुख शांति आएगी। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? अब मैं अपने व्याख्यान का अंत करने जा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि भारत में दो ही काम करने के लिए अब हमारे पास स्थान है। या तो हम यूरोप की ये जो मान्यताएं हैं ना, उनके हिसाब से अपने को बदल लें, या हमारे देश की अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को बदल लें। हमने ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूरोप की नकल करके लाई है, उसका अंतिम परिणाम है संसद में मां बहन की गाली, जो यूरोप में बहुत सामान्य है सभी संसदों में। तो अगर हम इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, तो जो दृश्य आपने देखा, थोड़े दिन बाद इससे भी भीभत्स देखने को मिलेगा। तो आप तय कर लीजिए कि यही चलाना है, तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजिए और ये मान लीजिए कि न्याय पैसे वाले को ही मिलेगा, अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है? भारत में ये है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर।
चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है स्त्री में,